हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी बेहद पसंद आने वाली है। इसलिए कहानी में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हमारा हँसता खेलता परिवार तब उजड़ गया जब मेरी दीदी की अचानक मौत हो गई। घर में मासूमियत छा गई। मेरे माँ और पापा का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि मेरी भांजी नीरू का क्या होगा। दीदी की अचानक मौत के बाद नीरू बिल्कुल खामोश हो गई थी। इसी वजह से माँ बाप के दबाव और अपनी ममता के कारण मुझे अपने जीजा जी साहिल से शादी करनी पड़ी। दोस्तों, आगे की कहानी कुछ यूँ है। मैं हूँ प्रिया, और जब मेरी शादी हुई मेरे जीजा से और मैं इस बड़ी सी हवेली में दुल्हन बनकर आई, मुझे लगा कि मैं दीदी की बेटी की देखभाल करूँगी। पर यहाँ की हवाओं में कुछ और ही महक थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, एक रात साहिल ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। उस अंधेरी रात में मर्यादा की पहली दीवार टूट रही थी। साहिल जीजाजी का स्पर्श मुझे बता रहा था कि दीदी जगह लेने का मतलब सिर्फ नीरू की माँ बनना नहीं था, बल्कि उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना भी था। खैर, जो भी था, अब साहिल मेरे पति थे, तो मैंने अपने आप को उन्हें समर्पित कर दिया था। इस हवेली में पति के अलावा मेरे जेठ भी थे, जिनका रुतबा कुछ अलग ही था। बड़े रौबदार थे और बड़ा ही सख्त मिजाज था। नाम महाराणा प्रताप था। उनका कदकाठी और उनकी कड़क आवाज़ पूरी हवेली को कँपा देती थी। मेरे जीजा जी यानी मेरे पति साहिल उनके सामने भीगी बिल्ली बने रहते थे। मेरी शादी को 15 दिन हो चुके थे और आज रात मेरे लिए बहुत भारी थी। बाहर ज़ोरों से बारिश हो रही थी और बिजली कड़कड़ाहट में कमरों के भीतर गूंज रही थी। उमस इतनी थी कि कमरे में रुकना मुमकिन नहीं था। आधी रात को जब मैं पानी पीने के लिए नीचे गई, तो गलियारे में दियों की मध्यम रोशनी में मुझे जीत जी खड़े मिले। उनके हाथ में शिकार वाली एक पुरानी बंदूक थी, जिसे वे साफ कर रहे थे। उन्होंने अचानक से कहा, प्रिया, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ की बहू ऐसे रात में अचानक अकेले घर में नहीं घूमती है। इस घर की दीवारों के भी कान हैं। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। वो मेरे पास आए और अपनी ठंडी उंगलियों से मेरे चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे किया। वह स्पर्श रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और फिर कड़क शब्दों में बोले, तुम्हारी बहन बहुत जिद्दी थी। उसने इस घर के रीति रिवाज और आदेशों को निभाने से मना किया था। उम्मीद है तुम समझदार हो। उन्होंने बंदूक नीचे रखी और अचानक मुझे अपनी ओर खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उनकी कोई जागीर हूँ। मैंने जोर से कहा, भाई साहब, मुझे डर लग रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? साहिल जी आएंगे तो उन्हें ये सब कैसा लगेगा? मैंने कांपते हुए कहा। वो धीमे से हंसे। साहिल वह देखता है जो मैं उसे दिखाता हूँ, वह मानता है जो मैं मानने को कहता हूँ। इस हवेली का दस्तूर है प्रिया, यही हमारे का रिवाज है, और सबसे पहले बड़े का हक होता है। उस रात मर्यादा की वह दीवार उस मूसलधार बारिश के शोर में ढह गई। जीत जी का वह अंदाज किसी हुकूमत जैसा था, जिसे टालना मेरे बस में नहीं था। जीत जी ने मुझे छोड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए, पर तभी उस कमरे में अचानक से मुझे साहिल दिखाई दिए। मैं बहुत डर गई। मुझे लगा मेरी खैर नहीं, पर उन्होंने चुपचाप मेरा हाथ थामा और मेरे कान में फुसफुसाया, भाई साहब इस घर के मुखिया हैं और उन्हीं का कानून इस घर में चलता है, और अगर तुम्हें इस घर में रहना है और वह भी जिंदा, तो तुम्हें जैसा वे कहते हैं वैसा करना होगा। मेरा सिर चकराने लगा। मेरा अपना रक्षक ही मुझे भक्षक के हवाले कर रहा था। तभी मेरी नज़र मेज़ पर पड़े एक पुराने कैमरे पर पड़ी, जिसकी लाल लाइट जल रही थी। लग रहा था जैसे वह सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, और वह हमारे अलावा कोई और भी है जो ये सब हरकतें कर रहा था। और वह कोई और नहीं, इस घर का सबसे छोटा बेटा और रहस्यमयी सदस्य था, जिसका चेहरा मैंने अब तक नहीं देखा था। जेठ जी के जाने के बाद साहिल के उन ठंडे शब्दों ने मेरे कलेजे को चीर दिया था। मैं सुन कड़ी थी और मेरी नज़र उस मेज़ पर रखे छोटे से कैमरे पर जमी थी। तभी अंधेरे से एक ठंडी हंसी गूंजी। तभी नीचे से जो बेसमेंट बनी थी, उसके दरवाजे से एक लड़का निकला, बहुत ही दुबला पतला। और आज मुझे पता लगा कि मेरा सबसे छोटा देवर है, जिसका नाम विशाल है, और वह मेरे पति और जेठ जी का सौतेला भाई है। मैंने इससे पहले उसे तस्वीरों में देखा था। बड़ा दिलकश नज़ारा था। भाभी साहब, विशाल ने हाथ में पकड़ा अपना फ़ोन मेरी ओर घुमाया। स्क्रीन पर मेरी जेठ जी की वह तस्वीर थी। रात का सारा मंजर उस फोटो में मौजूद था। उसने एक शातिराना हंसी हंसी और कहने लगा, हमारे बड़े भैया को शिकार का बहुत शौक है, और मुझे इस शिकार को अपने कैमरे में कैद करने का बहुत शौक है। उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक गहरी और गंदी साजिश साफ चमक रही थी। मेरा दम घुटने लगा, लेकिन मेरे पति साहिल बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, जैसे उसने अपनी गैरत को बहुत पहले ही जेठ जी के पैरों
में गिरवी रख दिया हो। और फिर धीरे से मेरा देवर भी मेरे करीब आया। जैसे ही वह मेरे करीब आया, उसके पास से एक अजीब सी गंध आ रही थी। उसने कोई सेंट लगाया था और साथ ही सिगरेट की खुशबू भी आ रही थी। बड़े भैया ने तो बस इस घर का रिवाज निभाया है। आप चाहती हैं कि ये सब कल परिवार में वीडियो ना जाए तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। पैर शर्त सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विशाल चाहता था कि मैं उस हवेली के उस गुप्त आईने वाले कमरे की चाबी ला कर दूँ, जहाँ ठाकुर साहब अपनी निजी वसीयत और मेरी दीदी के गहने रखते थे। चाबी तो बहाना है भाभी, असल में मैं भी देखना चाहता हूँ कि बड़े भैया किस रस्म की बात करते हैं। उसने अपनी उंगली मेरी ठोड़ी पर फिराते हुए कहा। मर्यादा की वह आखिरी लकीर भी अब मलबे में तब्दील हो रही थी। एक तरफ जेठ जी का वैश्य अधिकार था, दूसरी तरफ विशाल का शातिर ब्लैकमेल और बीच में खड़ा मेरा लाचार पति। उस रात हवेली में गर्मी और बढ़ गई। उमस तेजी पर थी। अब इस घर का सारा माजरा मुझे समझ आ रहा था। यहाँ हर मर्द लालची और भैंसी था। कहानी को बीच में रोकते हुए मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मुझे इस विशाल की गंदी शर्त को मानना चाहिए? कमेंट में अपनी राय मुझे दें। आप क्या करना चाहिए? रात बहुत हो चुकी थी। तूफान भी जा चुका था। बारिश पूरी तरह थम चुकी थी। अब सिर्फ बाहर पत्तों पर फिसलते पानी की सरसराहट की आवाज़ थी। अब मुझे विशाल की शर्त माननी थी। मैं दबे पांव और अपने भारी मन से ठाकुर साहब के कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही मैंने उनका दरवाज़ा धीरे से धकेला, अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। व्हील चेयर पर बैठे ठाकुर साहब सो नहीं रहे थे, बल्कि एक बड़ी सी स्क्रीन पर वही सब देख रहे थे जो विशाल ने रिकॉर्ड किया था। ये सब देखते ही उनके चेहरे पर कोई तनाव या गुस्सा नहीं था, बल्कि उनके चेहरे पर एक जीत की झलक थी। आ जाओ बहू, तुम्हें तो बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था, ठाकुर साहब ने अपनी सूखी आवाज़ में कहा। उन्होंने मेज़ पर रखी हुई पुरानी सोने की चाबी उठाई और मेरी ओर बढ़ा दी। यह लो, इस हवेली की रस्म का अगला पड़ाव अब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी साजिश में फंसी नहीं हूँ, बल्कि मैं उस साजिश का सबसे बड़ा शिकार बनकर बुलाई गई हूँ। ठाकुर साहब के हाथ में वह पुरानी सोने की चाबी किसी ठंडे सांप की तरह चमक रही थी। उन्होंने वह चाबी मेरे हाथ पर रख दी और उनकी उंगलियों का वह सूखा स्पर्श मेरे जिस्म में सिरन पैदा कर गया। बहू, आगे बढ़ो और उस आईने वाले कमरे का दरवाज़ा खोल दो। आज रात तुम जान पाओगी कि इस घर की औरतें कभी मरती नहीं। इस घर के रीति रिवाज में वे अपने आप को अमर कर जाती हैं। मैं किसी कठपुतली की तरह उस गलियारे की ओर बढ़ी, जहाँ पुराने झुमरों की रोशनी भी पड़ने से कतराती थी। विशाल और मेरे जेठ जी पहले ही उस भारी भरकम दरवाजे के आगे खड़े थे। विशाल के चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी और जेठ जी की आंखों में एक अजीब सी उत्तेजना। जैसे ही मैंने कांपते हाथों से ताला खोला, अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख गले में ही दब गई। उस कमरे में चारों तरफ हर दीवार पर आईना लगा था और उस कमरे में हर तरफ हर शीशे में मैं ही नजर आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक मखमली बिस्तर था और उसके ऊपर दीदी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिसके गले में ताज़ा फूलों की नहीं बल्कि सूखे हुए कांटों का हार था। हैरान मत हो प्रिया, जेठ जी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। तुम्हारी दीदी की आखिरी रात इसी कमरे में बीती थी। उसने इस वसीयत पर दस्तखत करने से मना कर दिया था, जिसमें लिखा था कि इस हवेली की हर बहू को यहाँ के तीनों मर्दों की साझा जागीर बनकर रहना होगा। जेठ ने मुझे एक बड़े से आईने के सामने खड़ा कर दिया और कहा, अब तुम्हारे पास दो रास्ते बचे हैं। या तो तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो, या फिर अपनी दीदी की तरह इस कमरे में हमेशा के लिए आईने में दफन हो जाओ। और अगर तुम इन कागजात पर दस्तखत करती हो तो अब तो जिंदगी भर इस घर में रानी बनकर रहोगी। विशाल भी कोने में अपने कैमरे को पकड़े खड़ा था। मेरा पति दरवाजे पर खड़ा चुपचाप सर झुकाए पहरा दे रहा था। मर्यादा की हर दीवार अब मलबे में तब्दील हो चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि दीदी की मौत कोई बीमारी नहीं बल्कि इसी कमरे में दी गई थी, एक खौफनाक सजा थी। अब मेरे इस कमरे में खड़ा होकर दम घुट रहा था। हर एक आईने में एक शिकारी नजर आ रहा था। अरे प्रिया के सामने अब मौत और बेइज्जती का सबसे भयानक मंजर था। तभी अचानक से जेठ जी पीछे से आए और उन्होंने मेरी डोरी खींची और मैं उन सैकड़ों आईनों में बेपर्दा होने लगी। देखो, तुम कितनी हसीन लग रही हो। आज रात इस वसीयत की रस्म पूरी होगी और तुम हमारी सामूहिक दुल्हन बनोगी। विशाल ने कमरे की लाइट को बहुत धीमा कर दिया था और मुझे इशारा किया कि मैं उस मखमली बिस्तर पर जाकर बैठ जाऊं। मैं बिस्तर की ओर जाने ही वाली थी कि अचानक एक छोटे आईने पर मेरी नज़र पड़ी, जिस पर खून से कुछ लिखा था।
लग रहा था जैसे मेरी दीदी ने वहाँ पर कुछ लिखा है। जब मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ लिखा था, दीवार के पीछे रास्ता है। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। क्या मैं इन तीनों दरिंदों के बीच से बच निकल पाऊंगी, या फिर आज रात इस आईने वाले कमरे की दीवारों में मेरी भी चीखें हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। मेरे जेठ जी इस घर के रिवाज को पूरी करने की तैयारी में थे, और मेरा देवर जो इस पल को कैमरे में कैद करने के लिए तैयार खड़ा था। उन तीनों की वैसी हंसी उस आईने वाले कमरे में गूंज रही थी। साहिल ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, जैसे वह अपनी ही पत्नी को वीडियो के आगे परोस कर अपनी वफादारी साबित कर रहा हो। लेकिन वह सभी ये नहीं जानते थे कि मैं कमज़ोर नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि आईने के उस कोने में दीदी का लिखा संदेश मेरे लिए जीने की एक नई वजह बन चुका था। तभी अचानक मेरे जेठ जी मेरी ओर लपके। जैसे ही मैं बिस्तर पर गिरी, मेरे हाथ तकिए के नीचे छिपे एक भारी भरकम पत्थर पर लगा। मेरी दीदी ने ही इस पत्थर को यहाँ अपने बचाव के लिए रखा होगा। और फिर जैसे ही मेरे जेठ मेरी तरफ बढ़े, मैंने इस पत्थर को हाथ में उठाया और अपनी पूरी ताकत समेट कर उनके सर पर बहुत जोर से दे मारा। कमरे में सन्नाटा छा गया। जेठ जी के सर से खून निकल रहा था, और मेरा देवर वहां से घबरा कर अपने कैमरे को उठाने के लिए भागा। पर मैंने बिजली की फुर्ती से दीदी के बताए उस गुप्त रास्ते वाले आईने को जोर से धक्का दिया। वह आईना एक दरवाजे की तरफ खुला। अंदर का एक छोटा सा संकर गलियारा था। इसी गली में मुझे मेरी दीदी का फ़ोन, एक बहुत ही बुरी हालत में एक रिकॉर्डर मिला, जिसमें इन तीनों भाइयों और ठाकुर साहब की वह सारी बातें रिकॉर्ड थी कि कैसे उन्होंने दीदी को जहर देकर मारा था। मैं तेजी से भाग रही थी, लेकिन पीछे मेरा देवर और मेरे पति चिल्लाते हुए आ रहे थे, पकड़ो उसे, बाहर नहीं जाने चाहिए। और जैसे इस गली को मैंने पार किया, मैं सीधा हवेली के हॉल में पहुंच गई, जहां मेरे ससुर ठाकुर साहब अपनी व्हील चेयर पर बैठे थे। उनके हाथों में बंदूक थी। इससे पहले कि वे मुझ पर बंदूक तानते, अचानक से हवेली का मुख्य दरवाज़ा खुला, जिससे मुझे राहत की सांस आई। क्योंकि जब मैं उस गली से भाग रही थी, मैंने अपने फ़ोन से गांव के सरपंच और वहां की पुलिस चौकी में यहाँ जो हो रहा था वह सबकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस के भारी जूतों की आवाज़ ने ठाकुर हवेली के गुरूर को कुचल दिया। मेरे जेठ तो पहले ही लहूलुहान होकर अधमरे पड़े थे। पुलिस ने ठाकुर साहब और मेरे देवर विशाल को रंगे हाथों पकड़ लिया। ठाकुर साहब की व्हील चेयर उनके पापों के बोझ तले वहीं थम गई। जैसे ही पुलिस उन्हें ले जाने लगी, मैंने अपने तकिए पति के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा। तुम मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो। दीदी का लहू आज तुम्हें अपनी बेबसी की याद दिलाएगा। सूरज निकल चुका था, और सूरज की किरणें इस आलीशान हवेली पर पड़ रही थी। आज ये हवेली नहीं, एक खंडर लग रहा था। मर्यादा की आड़ में जो हवस का अखाड़ा वहाँ चल रहा था, वह अब कानून की बेड़ियों में था। अब मैं और मेरी भांजी नीरू दोनों आज़ाद थे। आज मुझे समझ आ गया था कि जिस घर की नींव औरतों के अपमान पर टिकी होती है, वह हवेली ढह जाती है, और यही ऊपर वाले का इंसाफ है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को पसंद और आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।